नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। देश में कोरोना की सुनामी कब थमेगी, ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना के हालात पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कोरोना वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी को तुरंत दूर किया जाए। साथ ही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केंद्र के साथ मिलकर काम कीजिए। ये राजनीति का मौका नहीं है। राजनीति चुनाव के समय की जाती है, लेकिन इन सब के बीच सियासी वार भी लगातार जारी है और साथ ही कई राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीके का संकट भी खड़ा हो गया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की सुनामी पर लगाम कब? लगातार 9वें दिन देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में करीब 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमण की दर भी 21% से ऊपर हो चुकी है, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट करवाने पर 21 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। दुनिया में 70 देशों को टीका बांटने का काम किया मोदी जी ने। कल से टीकाकरण का ऐलान कर दिया है। टीका है नहीं, लगेगा कहां से। कोरोना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार नाकाम हो चुकी है, प्रधानमंत्री नाकाम हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने को लेकर शुरू हो गई। कई राज्यों ने 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को टाल दिया है, क्योंकि उन्हें अभी तक वैक्सीन मिल ही नहीं पाई है। अवेलेबिलिटी न होने की वजह से हम वो चालू नहीं कर पा रहे। 1 मई से यानी कि कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। 9 शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण आज की तारीख में है। वहाँ इनको बांट के और वहाँ पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना के मौजूदा हालात पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपने देश के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं है। केंद्र कोविड को लेकर नेशनल प्लान पेश करे। हम इस वक्त राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हैं। सोशल मीडिया पर शिकायतों को दबाए नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप 18 से 45 साल के बीच के उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की योजना बताएं। क्या केंद्र के पास कोई कोष है जिससे वैक्सीन की कीमत एक बराबर रखी जा सके? वैक्सीन की कीमत तय करने का मुद्दा गंभीर है। देश में करीब 60 करोड़ लोग 45 साल से ऊपर हैं। उनमें से कई गरीब और हाशिए पर हैं। उन्हें वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले कितने दिनों में वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन, बेड और तमाम दूसरी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की सुनामी पर लगाम कब? और इस डिबेट को शुरू करने से पहले आज हम सबका साथ की जरूरत का विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि आपदा के समय सही तालमेल सबसे जरूरी है, क्योंकि ये तालमेल होगा तभी हम वैक्सीनेशन अभियान और इस महामारी से जुड़ रही दिक्कतों से उबर पाएंगे। दूसरी अहम बात यह कि सियासत होती रही तो तालमेल बनाने में मुश्किल होगी, जो हम हाल फिलहाल के समय में देख रहे हैं। बीते दिनों पर नजर डालें तो बिल्कुल ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति और एक्शन
कम हो रहा है। इधर वैक्सीन, ऑक्सीजन पर सब एक दूसरे का सहयोग करें। माना कमी है, लेकिन उन कमियों को हम एक साथ मिल बैठकर ये सोचें कि कैसे दूर की जा सकती हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो कि मौका कमियां निकालने का नहीं है, साथ देने का है। ये मानता है हर कोई, हर आम आदमी और खास आदमी मानता है कि केंद्र में, राज्य में कोऑर्डिनेशन में कई बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन साथ बैठकर उस दिक्कत का समाधान निकालना है। आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तो सबका साथ की जरूरत का ये विश्लेषण आपके सामने, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही हमारे साथ अजय आलोक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में संजीव झा जी आपसे करना चाहती हूँ। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, लेकिन संकट है वैक्सीनेशन को लेकर। क्या तालमेल की कमी है? और नहीं, देखिए, इसको तालमेल की कमी मैं नहीं कहूंगा। जैसा कि पहले कहा गया था कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होना है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों कंपनियों को, कोविशील्ड को भी और कोवैक्सीन को भी 64 लाख डोज के ऑर्डर ऑलरेडी पहले से दे दिए हैं। मुझे हम लोगों को ये कहा गया कि 3 लाख डोज अभी दे रहे हैं लगातार। दिल्ली सरकार सभी कंपनी के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हो सकता 2-3 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग इसमें कोई तालमेल की बात, कमी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अभी तक जो डेटा और जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिख रहे हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद फैटेलिटी रेट में थोड़ी कमी जरूर आ रही है। तो अगर कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन सबसे पहले कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इन सभी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग का डेटा क्या है, कितना कर रहे हैं, कब तक उपलब्धता कराएंगे। दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा है कि अगर हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाता है तो 3 महीने के अंदर हम दिल्ली के लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। जी, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं, अजय जी मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इतने बड़े पैमाने पर है कि कुछ राज्य को ये कहना पड़ रहा है कि हम नहीं शुरू कर पाएंगे जो तय निर्धारित समय है। ऐसे में उस तय निर्धारित समय को पहले से ही अगर राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके किया जाता तो शायद बेहतर हो सकती थी चीजें। देखिए, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई, हम अपने टारगेट से आज तक बहुत पीछे हैं। मत भूलिए कि इस देश में 44.8 लाख वैक्सीन बर्बाद भी हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि 1 तारीख से अनाउंसमेंट करके निश्चित तौर पे बिहार ने भी 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। हमें भी वैक्सीन देने में कंपनी ने असमर्थता जाहिर की है, लेकिन कम से कम केंद्र से जितने वैक्सीन आ रहे हैं वो हम अच्छी तरह से डिलीवर कर सकें, और कोशिश करें कंपनियों पे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिसके लिए केंद्र ने उन्हें मदद भी दी है। और अन्य कंपनियां जैसे स्पुतनिक की वैक्सीन 1 मई से अवेलेबल हो जाएगी। हमें फाइजर वगैरह सबसे बात हो रही है भारत सरकार की। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रेशर, दबाव बना के रखेंगे तभी ये वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। लेकिन अगर ये सोचें कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और बिहार एक बार 26 करोड़ वैक्सीन लेके रख ले तब वैक्सीनेशन शुरू करें, तब तो हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसकी ज्यादा से ज्यादा 100% यूटिलाइजेशन हम कर सकें, ये एक बहुत बड़ा अस्त्र होगा। ये चैलेंज भी है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक जी। आलोक जी, जरा ये बताइए कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र हो या फिर कई ऐसे राज्य हैं जो बार बार कह रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, कि हम भाई समय से निर्धारित पर वैक्सीनेशन अभियान नहीं शुरू कर पाएंगे। और इसके साथ ही पी चिदम्बरम का वो ट्वीट भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, जहां उन्होंने कहा है कि लोगों को मूर्ख समझने वाली सरकार के खिलाफ जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। सर, बार बार हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हमें सियासत नहीं करनी है, लेकिन उनका ये बयान क्या सियासत से जोड़कर ना देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगाए जा सकते हैं, और सबसे पहले तो आज मैं इस शो की शुरुआत रोहित सरदाना भाई को पूरा नमन के साथ करना चाहूंगा कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे, और पूरे पैनल की तरफ से मैं पूरी तरह से नमन करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात वैक्सीन की है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद राज्यों के पाले में तो गेंद अब गई है 1 हफ्ते पहले। बजट में तो 35,000 करोड़ रुपया रखा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम वही सवाल पूछे जो कांग्रेस पूछती चली आ रही है। क्या आज बता सकते हैं कि जो 5 दाम रखे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से डिक्लेयर करके, क्या वो राज्यों की तरफ से थे? क्या हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं थे?
क्या 157 रुपए में जब बेल्जियम को एक्सपोर्ट की जा रही थी तो राज्यों से पूछकर की जा रही थी? क्या 7.5-8 करोड़ वैक्सीन जो दे दी गई बिना किसी प्लानिंग के एक्सपोर्ट हुई, क्या वो राज्यों से पूछकर हुई थी? क्या जिस तरह से हमने बार बार चेताया कि बहुत बड़ा ये सुनामी आने वाला है, तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया, पूरी टीम आ जाती थी, तो क्या हम राजनीति कर रहे थे? क्या ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों के हाथ में था? क्या वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों के हाथ में था? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद हेल्थ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है? क्या स्टेट की पास कोई पावर बच जाती है? क्या रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, जो 11 लाख एक्सपोर्ट हुआ, क्या वो राज्यों ने कर दिया? क्या एक व्हाइट पेपर सरकार आज तक लेकर आई? क्या सरकार लेबर माइग्रेशन से लेकर किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे केंद्र सरकार एक कमेटी बना पाई? आज तमाम वो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, जिसके लिए एक हमारे हेल्थ मिनिस्टर महोदय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का मजाक उड़ाया था 4 दिन पहले, आपने देखा होगा। तो क्या हम राजनीति कर रहे थे? क्या 35,000 करोड़ रुपया जो बजट में रखा गया था वो कहां चला गया? उसमें 200 करोड़ लोगों का वैक्सीन हो सकता है। क्या आज सरकार ये बताने के उसमें है कि आपने कोवैक्सीन और तमाम जो वैक्सीन कंपनीज हैं उनको। आलोक जी, आपका नेटवर्क हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गया है, आ गया है दोबारा। बात पूरी कीजिए अपनी। मुझे आपकी आवाज आ रही है? क्या हमने कहा था कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को आप चलाते रहिए, एसेंशियल आइटम में डालिए? क्या हमने कहा था कि पिछले साल कोरोना के बाद भी 9,000 करोड़ के जहाज में बैठकर मोदी जी हिंदू मुसलमान का धतूरा चटा रहे थे पूरे देश को? क्या सीएम्स की मीटिंग्स में क्या ये तमाम सवाल नहीं उठे हैं? राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, ये निकम्मी सरकार कर रही थी। और आज मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल ऐसा पूछा कि मुझे सब कहना पड़ा। मैं आज जानना चाहता हूं, जिस समय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं वैक्सीन को, उस समय पर क्या जवाब था? याद होगा रविशंकर प्रसाद जी ने अहंकार में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कांग्रेस पार्टी लॉबिंग करना चाहती, और 3 दिन के बाद वो फैसला हो गया। आज डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे हैं कि फाइजर और उनसे केंद्र सरकार की बात चल रही है। डॉक्टर साहब बताइए, 15 दिन हो गए, 15 दिन में किस कंपनी को ऑर्डर दिया है? जिन कंपनियों को हमारे यहाँ पर वैक्सीन उत्पादन किया, जिन कंपनियों ने विदेशों में, यूरोपियन यूनियन में, लंदन में, यूएसए में, उनसे जवाब ले लेते हैं। दिसंबर में ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमारी सरकार ने नहीं किया। आपने पहले तो सब कुछ भेजा विदेश, और अब फिर कमी का रोना रोया जा रहा है। यहाँ पर राज्य कह रहे हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम वैक्सीनेशन शुरू कैसे करें? इस पर जवाब दीजिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि आप लोग, कांग्रेस पार्टी कुछ सुझाव देती है, बात करती है तो पहले कोसते हैं, फिर 4 दिन बाद उसी काम को करते हैं। इस पर भी जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, मुझे हमारी आवाज वापस सारी तरह ठीक करा दीजिए। जी बिल्कुल कराते हैं। जो उन्होंने सवाल उठाया सबका जवाब देता हूं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है, और इनको पता नहीं होना चाहिए जब अगर कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है तो हम कोई छुपे हुए रुस्तम होकर नहीं एक्सपोर्ट किया है। हमें जरूरत है इंपोर्ट करने की भी रॉ मटेरियल। अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो ये कोवैक्सीन जो है बनेगा नहीं। मैं ये बात कर नहीं, वो कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं जब हमारे पास खुद ही वैक्सीनेशन नहीं था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, तो आपने पहले भेज क्यों दिया विदेशों को? अरे पहले सुन तो लीजिए आप। मैं तो समझ गया ना, उनको सुन लिया है, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ कि आप जब अगर बनाने, ये उससे पहले मैं जाता हूँ इनके सारे स्टेटमेंट देखिए, जयराम रमेश के, इनके और भी बड़े सीनियर लीडर के, 4 ऐसे सीनियर लीडर जिन्होंने ऐसा कहा कि देश में 2024 से पहले तो आ ही नहीं सकता वैक्सीन, इसलिए कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमने नहीं। आप सुन तो लीजिए पहले, आपका दिमाग घुमा हुआ है। आप आज भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं सीधे पिन पॉइंट पर सवाल पूछ रहा हूं, उनके उत्तर दीजिए ना भाई। चुप से, अरे हम सवाल पूछते थे तो हमें देशद्रोही ठहरा दिया जाता था। आलोक जी, आपका दिमाग खटक गया। देखिए, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सामने कैसे पेश आएंगे? प्लीज भाषा की मर्यादा रखें। नहीं, मैं तो बिल्कुल शराफत से जवाब दे रहा हूँ। आज कोई तू मैं नहीं करना चाहता। इनको हर वक्त आप जितना राजनीति करना चाहिएगा, देश में आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए, पार्टी के लिए इतना कम है कि जितना राजनीति कीजिएगा उतना नीचे गड्ढे में जाएगा। सुन लीजिए आलोक जी, इसलिए कि राजनीति हम नहीं कर रहे, हमने आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब नहीं, गजब नहीं है। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्या रॉ मटेरियल होता है जिसकी जरूरत है, जो आज जो वैक्सीन बनती है उसकी रॉ मटेरियल कहां से आएगी? आप तो बड़े सीना चीर के बोल रहे हैं कि भैया हमको मत भेजो दुनिया में, तो रॉ मटेरियल भी नहीं आएगा तो कहां आप यहाँ डफली बजाइएगा?
कि आपको मेरे भी भाई देश में हम पिछले 70 वर्षों से वैक्सीन एक्सपोर्टर हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े। अरे सुन लीजिए, सबसे बड़े वर्ल्ड के एक्सपोर्टर हैं। आपने भिखारी बना दिया आपकी सरकार की जीरो प्लानिंग ने। आपने जो वैक्सीन यहाँ बन रही है उसका रॉ मटेरियल हमें दूसरे देशों से चाहिए, इसलिए मजबूरी हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। ओपन कर दीजिए ना लाइसेंस, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप ओपन? कंपनी अपने आप खरीदेगी, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कालाबाजारी करवाना चाह रहे हैं आप? क्या सेटिंग है आपकी दो कंपनियों से? देखिए प्रीति जी, या तो ये बोल रहे फिर मैं बोलूंगा। नहीं आप बताइए ना भाई, आप इस लाइसेंस को ओपन क्यों नहीं करना चाहते? इसको इतना रिजर्व क्यों रखना चाह रहे हैं? और वो भी 1.25 साल के बाद। प्रीति जी सीधे सवाल पूछ रहा हूँ मैं इनसे, आलोक जी, और मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा देश पूछ रहा है। आज भी हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी, अरे आपकी पार्टी की वजह से शमशान भूमि में 15-15 घंटे में नंबर नहीं आ रहा है। पार्टी को नुकसान होगा, देश की जनता जान रही पार्टी भाई, इस पार्टी से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे आप लोग यार? इसीलिए कह रहा हूँ पार्टी अरे आप सरकार में हैं, सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। जवाब दे रहे, सुनने की क्षमता रखिए। आलोक जी जवाब तो सुनिए, अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा ना, और आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो भी इंटरप्ट करेंगे तो बात बनी नहीं पाएगी ऐसे। सुनिए, देखिए प्रीति जी, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, इन्होंने जो बोलना चाहा अमर्यादित बात भी कही, मैंने सुना, इसलिए कि आप कहेंगे कि बीच में हम इनको इंटरप्ट कर रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं, अपोजिशन के लोग हैं, मैंने सुना। अब इनको बीच में अगर इंटरप्ट करना है तो फिर से इनसे पूछिए, कुछ और बोलना है तो बोल दे, उसके बाद ही जवाब दूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बनाना चाहता हूं कि देखिए 1 तारीख को हमने अनाउंस किया है, सारे स्टेट की तरफ से भी डिमांड आ रहा था, सबसे रिक्वेस्ट आ रही थी 1 तारीख से, लेकिन ये कोई एंड डेट नहीं है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करने का दिन है। कोई हर दिन एक ही दिन में सबको थोड़ी जो है टीकाकरण करना है, ये प्रोसेस होगा, शेड्यूलिंग होगी, लोगों को जैसे जैसे असेंबली लाइन में जैसे होता है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में जैसे जैसे सब तैयार हो रहा है उसको फिर सप्लाई भी किया जाएगा और उसके साथ वैक्सीनेशन भी होगा। लेकिन अगर कोई बेवकूफ इंसान ये समझ रहा है, जैसे आलोक जी बोल रहे हैं कि एक दिन में सबको वैक्सीनेशन होना था, 1 मई, तो शायद उसका कोई जवाब नहीं, किसी दुनिया में किसी के सरकार के पास जवाब नहीं होगा कि दुनिया की 20 करोड़ आबादी को एक दिन में, तो अमेरिका कर लेती, तो रशिया कर लेता, तो दुनिया का हर मुल्क एक ही दिन में कर लेता, क्यों हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन कर पा रहा है? 15 करोड़ वैक्सीनेशन 99 दिन में सबसे फास्टेस्ट है दुनिया में। प्रीति जी फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये शुरू हुआ प्रोसेस सबके कलेक्टिव एफर्ट से, सबके सपोर्ट से, यहाँ पर तूतू मैं बिना किए हुए, दोनों एक दूसरे पे उंगली उठाए बिना, देश में इस वक्त महामारी है, सब कलेक्टिव एफर्ट से हम इसको पूरा करेंगे। उसमें स्टेट की भी सहायता चाहिए हमें, उसमें सेंटर की भी सहायता होनी चाहिए, और दोनों मिलकर हम इसको जो ये काम शुरू किया है वो पूरा करेंगे। जिस तरह से हम जब पहली बार महामारी आई थी मार्च में 2020 में, तब हमारे पास 1 लैब था, हम वैक्सीनेशन तो छोड़िए, हम टेस्टिंग के बारे में नहीं जानते थे। आज हमारे पास टेस्टिंग के लिए अनगिनत लैब है, उसी तरह वैक्सीनेशन के भी लिए बड़े बड़े सेंटर और बनेंगे, ढेर सारे सेंटर बनेंगे, और सबको वैक्सीनेशन जो टाइम बॉन्ड वैक्सीनेशन होगा। लेकिन आज अभी प्रोसेस शुरू हुआ है। आपसे विपक्ष सवाल ही तो यही कह रहा है कि आपने जो 1 साल में प्लानिंग करनी थी, वो प्लानिंग नाकाफी उनकी नजर में दिख रही है, और उसके हालात, वो जो लगातार तस्वीरें और रोज घटनाएं आ रही हैं, उससे वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी एक छोटा सा आप कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद मैं अजय आलोक पर जाऊंगी। चाहता हूं कि क्या यूपी में हमारी सरकार है, क्या जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है, क्या गुजरात में हमारी सरकार है, क्या बिहार में हमारी सरकार है? इन राज्यों ने सबने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो जो कंपनियां वो कह रही है हम सेकंड डोज कहां से देंगे, कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो। मैंने अगर 20 दिन पहले 25 दिन पहले सिंगल डोज ली थी, और सेकंड डोज का अगर मुझे नहीं मिलेगा, तो ये सरकार सोचेगी या ये राज्य सोचेंगे? मुझे लगता है कि आज पीएम केयर्स फंड से लेकर जीएसटी का कितना पैसा गया, सब चीजों, जितने रिसोर्सेज आए हैं आज तक, वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक, एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, सरकार को एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए कि किस राज्य को हमने क्या दिया। ऑक्सीजन के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं, तो इनकी बखिया उधड़ गई है कि कहां कहां पर लूप होल्स हैं। अरे जो 1.25 साल में एक देश में इतनी बड़ी सरकार, 300 सांसद, आप एक कमेटी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं बना पाए। 4 लोगों की 4 मंत्री रहेंगे, 4 सेक्रेटरी रहेंगे, ये सब राज्यों को देखेंगे, आप नहीं देख पाए, क्योंकि आप महाराष्ट्र, अब यूपी में हो गया। हम बार बार कह रहे थे कि राज्यों पर मत जाइए आप। एक राज्य की आज स्थिति खराब है, दूसरे की कल हो सकती है। मैं तो कोई राज्य के बारे में लेकिन आलोक जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आलोक जी आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है? ऐसा तो नहीं है। अगर किसी भी राज्य को मदद पहुंचाई जा रही है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो सब राज्यों की बात हो रही है।
मैंने कोई सुन राज्य कीजिए, हम एक बार राज्य के बार बारे कह में रहे हैं नहीं कि आप किया, महाराष्ट्र और हमने गुजरात देश पे के मत बारे में जाइए, बात किया। चाहे लेकिन गुजरात इनकी में किसी की भी मानसिकता ऐसी सरकार है हो, कि हमने ऐसे कभी डिबेट महामारी नहीं के करनी समय में चाहिए, भी लेकिन इनको सिर्फ हमेशा राजनीति सूझती बीजेपी है, के राजनीति करना प्रवक्ताओं की चाहते जो हैं। भाषा थी वो पूरी तरह से ये थी कि एक राज्य के पीछे पड़ जाओ। हम कह रहे हैं किसी की भी सरकार है, सब भारत के राज्य हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो क्या जवाब देंगे ये लोग? हाई कोर्ट ने जब ऑक्सीजन पर फटकार लगाई, जब क्या जवाब था इनके पास? कांग्रेस पूछे तो गलत है। और अब आगे आगे देखिएगा क्या होगा। तो आप हमने कहा राजनीति था करना 20 लाख चाहते हैं। करोड़ रुपए के लिए मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तब भी नहीं माने। हमने कहा था इकोनॉमिक सुनामी देखिए आएगी, प्रीति राहुल जी, गांधी मुझे जी भी ने अब इनको बीच में टोकना पड़ेगा। 23.9% रोक जब रही हूँ। जीडीपी देखिए हमारे माइनस में साथ चली आज गई, पैनल में तब दो भी नहीं डॉक्टर्स समझे। हैं, दो डॉक्टर्स हैं और वो इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में ज्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं और क्यों दिक्कतें आएंगी और किस तरह से हम उससे जूझेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हैं और साथ ही डॉक्टर एनके पांडे, सीएमडी है एशियन हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके पांडे साहब, इस वैक्सीनेशन अभियान में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि भाई वैक्सीन को लेकर बहुत भयानक स्तर पर कमी है, क्योंकि ये जो थर्ड फेज का ट्रायल होने जा रहा है, जो पूरा ड्राइव चलने वाला है, उसमें बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होना है। देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी चल रहा है और जिस तरह से वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जैसे लोग आगे आए हैं, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो हमें पब्लिक को ये अवगत कराना होगा कि ये वैक्सीनेशन ही है जो इस महामारी के चेन को तोड़ेगी, और इसलिए एक तो हमें पब्लिक एजुकेशन ड्राइव करना पड़ेगा और दूसरा बड़े स्तर पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए। क्यों ये ना हो कि जैसे आज हम बेड्स के लिए और ऑक्सीजन के लिए और बेसिक चीजों के लिए हम लोग अटक रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं या मेजर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए अभी से इसको प्लान करने के रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। यूके या यूएसए से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 8 करोड़ की पॉपुलेशन, 9 करोड़ की पॉपुलेशन को 130 करोड़ के और 132 करोड़ के पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये फैक्ट है कि जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस ट्रांसमिशन के चैनल को पहले हमें वैक्सीनेशन को बढ़ा के ब्रेक करना पड़ेगा। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, ऐसा है नहीं कि सारे वैक्सीन बन के आ जाएंगे और उसके बाद वैक्सीनेशन चालू होगा। ये एक दिन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू नहीं होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो आप डिबेट कर रही हैं, ये अभी जो करंट प्रॉब्लम है उस पे करें, रादर देन कि ये कांग्रेस और बीजेपी के डिबेट में उलझाया जाए। बार बार कहा जा रहा है, अब तो कोर्ट के जरिए भी एन पांडे साहब कहा जा रहा है कि भाई आप सियासत मत कीजिए और बुनियादी दिक्कतें आ रही हैं उनको मिल बैठकर समन्वय के तरीके से खत्म कीजिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। डॉक्टर रवि मलिक सर, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो शुरू होगा, उस पूरे प्रोसेस के तहत चुनौतियां आपकी नजर में क्या क्या है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो बेसिक चीजें चाहिए हेल्थ केयर से संबंधित, वो बहुत मुश्किल है लोगों को मिल पा रही है, लोगों की इसलिए जान भी जा रही है। देखिए, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं और अपने अस्पताल में शुरुआती दौर से मैं वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाता हूं, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि सरकारों को, चाहे वो सेंटर की हो चाहे राज्य की हो, उन्हें पहले ही स्मूथ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही और उसमें दिक्कत हो रही है। पहली प्रॉब्लम जो आने वाली है वो ये है कि हमारा देश बहुत विशाल है। अभी तक हम बहुत वैक्सीन दे चुके हैं, 15-16 करोड़ वैक्सीन दे चुके हैं। इसका मतलब है कि यूके की पॉपुलेशन को हम 2 बार वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये एक तो कमेंडेबल जॉब है जो सरकार ने किया कि अगर यूके की पॉपुलेशन हमारी होती तो 2 बार घुमा के हम सबको वैक्सीनेशन दे चुके होते। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम्स 2-3 आने वाली है। नंबर 1, जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं, उनकी संख्या है 59 करोड़, जो कि बहुत बड़ा हजूम है। क्योंकि मैं सेंटर चलाता हूँ वैक्सीनेशन, इतने लोगों के फोन्स आ रहे हैं और ये सब कीन है इस वक्त अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट कि इस वक्त बीमारी जिस तरह से फैल रही है और जिस तरह से इसका पैनिक हो रहा है, हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहता है। हमारी जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दोनों कंपनियों की है, वो लगभग 7.5-8 करोड़ के करीब है। मुझे लगता है कि ये इतने बड़े एपिटाइट को किस तरह से करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त क्योंकि कोरोना देश में फैल रहा है, ये कहीं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ना हो जाएं। प्राइवेट लोग जो हैं वो वैक्सीन लेंगे, अब सरकार से नहीं लेंगे, वो लेंगे कंपनी से। कंपनी अभी शायद प्राइवेट वैक्सीन अभी दे नहीं पा रही है, तो होगा क्या कि कुछ ही खेमे रह जाएंगे सरकारी, जहां पर की वैक्सीन लगेंगी।
और वहां पे बहुत ज्यादा जमावड़ा हो सकता है। तो मेरी ये भी सरकार से गुजारिश है कि हर प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर वैक्सीन मिलनी चाहिए। 20-20, 25-25 लोग वहां जाके करें, एक जगह पे जमावड़ा ना हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी, इन्वेंट्री, आप जिसको भी वैक्सीन दे रहे हैं ये याद रखिए डुप्लीकेट वैक्सीन आपके पास होनी चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम ये है, हमें आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। देखिए, जो भी सरकारें चुन के आई हैं, सिलेक्ट होके आई हैं, वो बेचारी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगी पब्लिक के लिए। क्यों? क्योंकि उनका अपना वजूद टिका हुआ है, तो हर व्यक्ति तो कोशिश करेगा। लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों में मैं बताऊं, अब अगर मेरे अस्पताल में भी पेशेंट्स वेंटिलेटर पे भी हैं, ऑक्सीजन पे भी हैं, वो भी कई बार देख रहे होते हैं टीवी का प्रोग्राम, उनको क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि हाय ऑक्सीजन खत्म, हाय दवाइयां खत्म। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताऊंगा, हमारे देश में खासकर दिल्ली की राजधानी में ऑक्सीजन की काफी कमी है। ये सब सीनियर लीडर्स बैठे हैं, मैं इनको बार बार आगाह कर रहा हूँ, जिस तरह की लॉसेस दूसरे हॉस्पिटल्स में हुई हैं, ये बिल्कुल लॉसेस ना हो। दिल्ली की रिक्वायरमेंट 900 टन ऑक्सीजन की है, जो कि शायद 400-425 टन आ रही है। इसको इमीडिएटली देखें, और शायद और राज्यों में भी कमी चल रही होगी, इसको इमीडिएटली देखें, नहीं तो मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये मेरी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो संजीव झा जी, आप लोग इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो 2 चीजें आपके पास होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो मुझे ये लगता है कि बार-बार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि दिल्ली में लगभग 972 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कोशिश करने के बावजूद 400 मीट्रिक टन से ऊपर नहीं पहुंच रहा है एलोकेशन दिल्ली का। एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन से ज्यादा हमारे पास उपलब्धता है। तो अगर ज्यादा उपलब्धता है तो फिर दिल्ली का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे पास, अब देखिए अभी लोग बेड के लिए हॉस्पिटल्स में दौड़ रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल्स में। एक तरफ हम लगभग 6000 वेंटिलेटर बना करके 2000 वेंटिलेटर एडिशनल हमारा तैयार है, लगभग 15000 ऑक्सीजन बेड हमारा तैयार है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का एलोकेशन नहीं है, हम उसको ऑक्सीजन के कारण नहीं चला पा रहे हैं। मैं बुराड़ी विधानसभा का विधायक हूँ, दिल्ली का हिस्सा है, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की जरूरत 4 टन की है, हमें मिल रहा है केवल 2 टन। तो इसलिए जो अब हमारी मजबूरी है कि हम एडिशनल पेशेंट को ले नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इसको ठीक से लड़ना है, अगर समाधान देना है, तो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दो, बाकी हम बेड की संख्या बढ़ा लेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है अभी की ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से आपके पास रिक्वेस्ट आई है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, नहीं होना चाहिए, तू मैं नहीं वो करना चाहते। वो कहते हैं कि भाई हमारी 900 मीट्रिक टन जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन हमें मिल रही है 400 के आसपास की। तो इसको बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है देश में, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, इस वक्त किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, आपको हो सकता है बेड मिल जाए, लेकिन बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए प्रीति जी, जो डिमांड है सडन सर्ज किया है, ये नहीं कि पहले से दिल्ली में इसी तरह की डिमांड की या तो जरूरत थी या आशंका भी थी। इन्होंने जो आशंका आज ये 900 बोल रहे हैं, आप 4 दिन पहले उठा के देखिए तो 700, उससे पहले देखिए तो 500, उससे पहले देखिए तो 350। ये भी डायनामिक प्रोसेस है, और डायनामिक प्रोसेस की तरह जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। हम उसको जो एलोकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो एलोकेशन भी जो है बढ़ा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओवरऑल पीक डिमांड जो है, पूरा जो डिमांड जो है वो 6700 सम मेट्रिक टन है, और हमारा जो प्रोडक्शन था वो 7200 जो है वो जो प्रोडक्शन था। तो कैपेसिटी वाइज हम ऑलमोस्ट 90% कैपेसिटी का डिमांड था, लेकिन हमने तुरंत रैंप अप किया कैपेसिटी, अब 99,000 और 10,000 से के आसपास जो है हमारी कैपेसिटी मेट्रिक टन कैपेसिटी हो गई है। तो जाहिर है कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी और हम एलोकेट भी कर रहे हैं। वेग हो रहे हैं सर, मैं अभी सिर्फ दिल्ली के स्पेसिफिक आपसे सवाल कर रही हूँ, जो संजीव झा जी ने बोला है उस पर बताइए कि आप नहीं सुनिए तो सही, अभी हम स्टेट वाइज सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए सर। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन की मांग है उस पर आप कितनी तेजी से एक्शन में है, ये सवाल। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि देश के और हिस्से भी हैं, दिल्ली के अलावा भी, और सब जगह से जो भी डिमांड आ रही है सबको एलोकेट किया जा रहा है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोक्योरमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। एलोकेशन जो है सेंटर का, सेंटर एलोकेट कर रहा, बढ़ा रहा है डिमांड। जो
जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे और कैपेसिटी बढ़ रही है, हम एलोकेशन ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनकी कोताही है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये प्रोक्योरमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ के डॉक्टर्स जो बैठे हुए उन्होंने भी इनके बारे में कहा है। संजीव झा जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। संजीव, देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कल हाई कोर्ट में इन्होंने जवाब सबमिट किया था। इन्होंने कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां कंजम्पशन से ज्यादा अवेलेबिलिटी है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां कंजम्पशन के आधे भी अवेलेबिलिटी आपकी नहीं है, और यही बात हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह की मिसमैच क्यों, पहली बात। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से कहा कि आप रियल टाइम डेटा क्यों नहीं देते कि किस स्टेट को आप कितना ऑक्सीजन कितने घंटे में दे रहे हैं और कब दे रहे हैं। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने अगर हमारा पहले जो अवेलेबिलिटी था वो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से मिल रहा था, आप हमें अब उड़ीसा से दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल से दे रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है। का जब क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है तो दो ही तरीके से आ सकता है, ये क्रायोजेनिक टैंकर सेंटर के पास है, या आप एयरलिफ्ट करा करके हमें बॉर्डर दे दीजिए, हम अपने वहां से हम स्टेट में अपने सप्लाई कर लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली है, दिल्ली हमारी सरकार ने दिल्ली के भरोसे छोड़ दो। आपको दिल्ली कैपिटल है, आपको ये मदद करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास टैंकर नहीं था, टैंकर की अवेलेबिलिटी अगर लिमिटेड है तो आपको मदद तो करनी पड़ेगी। अब हम कर रहे हैं, फ्रांस से मंगा रहे हैं टैंकर, अगर आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी अब नेबरिंग स्टेट के पास इतने अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, अब चाहें तो दिल्ली को दे सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक तूत्व में करने की जरूरत नहीं है। हम बार-बार हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात की शुरुआत ये कहते हुए करती है कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम वाकई में देश के जन की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन बात घूम फिर कर आपने हमें कम दिया, उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश की, हमारे लिए सिर्फ एक ही स्टेट नहीं, हमारे साथ बाकी स्टेट भी हैं। तो ऐसे में असल में सफर कौन कर रहा है इस वक्त? सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी है इस वक्त वो आम जनता है, जो दिल्ली के अस्पतालों के अंदर या फिर बाहर कहीं ऑक्सीजन की कमी से, कहीं मेडिसिन की कमी से, कभी इंजेक्शन की कमी से मर रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि जनता तो बिल्कुल सफर कर रही है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी अपना प्रयास कर रही है। अभी मैं आपसे बात करते हुए अपने अस्पताल में ही ऑक्सीजन की चेक कर रहा हूँ। मेरे यहाँ अगले 5 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। पटना के तीनों प्लांट में लिक्विड रास्ते में है, कब पहुंचेगा पता नहीं, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन की चाल होती है सिर्फ 40 किलोमीटर पर घंटा। झारखंड से आना है, आने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। बीच में ट्रैफिक जैम हो गया, कुछ और हो गया, वो अनसीन फोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक एक अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों। इसीलिए सबका सहयोग जरूरी है। ये तू मैं आपको मुझे देना पड़ेगा, मैंने आपको नहीं दिया, मैंने ये नहीं दिया, ये कह के एंड रिजल्ट जनता का कुछ भला नहीं होना है। सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो लोग मरेंगे। ये तो ट्रूथ है, नेल बाइटिंग ट्रूथ है। हमें मिलजुल के ही इसका सहयोग निकालना पड़ेगा। और आज की तारीख में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इट्स ऑल मैटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए केंद्र सरकार एयर एम्बुलेंस भी दे रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चला रही है। उसके बावजूद देश की आबादी, मरीजों की संख्या, ये तमाम लॉजिस्टिक्स को वर्कआउट करके आप देखिए तो जितना हो रहा है वो नाकाफी है। लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है, जिसके लिए सब लगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो। ठीक है, सकारात्मक होकर सोचने की जरूरत है। आलोक जी, महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात भी कहिएगा और ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा। लेकिन नवाब मलिक ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आंकड़े तो राज्यों, जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है महाराष्ट्र की तरफ से कि भाई आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन सेंटर से थोड़ी जारी होते हैं आंकड़े, वो तो स्टेट से ही होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़े टेस्टिंग के सारे स्टेट्स आईसीएमआर को देता है और हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो नंबर प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन आज का विषय नहीं है, विदेशों के अखबार में भी ये खबरें छप रही हैं। आज का विषय ये नहीं है कि आंकड़े किसने छुपाए किसने नहीं छुपाए, मैं लिस्ट लेके बैठूंगा दिक्कत है। आपके सहयोगी हैं आलोक जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आप सहभागी है सरकार में। विदेशों के अखबारों में छप रहे हैं, WHO कह रहा है वो भी बताइए, बिल्कुल मनाही नहीं है उस बात की, लेकिन जो ये सवाल है उसका भी जवाब दीजिए। कुछ है, दिल्ली सरकार के आंकड़े कुछ हैं, उस पर मत जाइए। एक एक शमशान भूमि में 100 चिताएं एक समय पे जल रही हैं, आंकड़े 4 लिखे जा रहे हैं। मुझे आज ऑक्सीजन की बात इन्होंने कही,
2014 में जब मोदी जी आए थे उस समय पर ऑक्सीजन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हिंदुस्तान था। लेकिन दिक्कत यह है कि एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी इनसे नहीं बनी कि ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें। एक टेक्निकल कमेटी नहीं बनी 4 डॉक्टर्स की कि भाई किस राज्य को कितनी जरूरत पड़ सकती है। आज 20 दिन हो गए, 2 लाख से ज्यादा केस आते हुए 15 दिन लगातार, उसके बाद भी नहीं बना। 21 अक्टूबर को जो टेंडर निकले थे 162 प्लांट लगने के, उसमें से 32 लगे। बड़ी बड़ी बातें दोनों कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी और बीजेपी वाले भी। हमें मुझे याद है वो पीयूष गोयल जी का बयान, 110% प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे भाई बता तो दो किसका 110% कर रहे हैं आप लोग? क्रायोजेनिक इंजन कितने परचेज किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने? एक मिनट भाई यार, तू में आप लोग बहुत करते हैं, बहुत तू में करते हैं। आप अपने टर्म पे बोले थे ना, आप सुनिए जरा। क्रायोजेनिक इंजन जब जिस समय पर परचेज करने चाहिए थे उस समय पर नहीं किए क्रायोजेनिक इंजन। उसके बाद नहीं बताइए ना किस बेसिस पे महाराष्ट्र को सर्टिफिकेट दे दिया? प्रीति जी, जिस टैंकर से नाइट्रोजन सप्लाई होती है उसी टैंकर से ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन के टैंकर को ऑक्सीजन के सप्लाई में लगाने के लिए परमिशन केंद्र सरकार से लेनी थी। 1 महीना लग गया कि नाइट्रोजन के जो टैंकर हैं उन नाइट्रोजन के टैंकर से ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। और ये तू मैं कौन कर रहा है भाई? ये बीच में कौन बोल रहा है? कौन नालायक बोल रहा है भाई? सुन तो लो यार। इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए आलोक जी, प्लीज। ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की परमिशन केंद्र सरकार ने 1 साल में 1 महीने में दी है। कितने क्रायोजेनिक इंजन आपने खरीदे? बताइए। एक और ऐलान कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, 551 नए प्लांट लगेंगे। अरे जितने प्लांट हैं उनकी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आज भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी बड़ी ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आज भी जो बयान दिया है वो इतना गंदा बयान है। वो कह रहे ना ऑक्सीजन की कमी है, ना किसी वेंटिलेटर की कमी है, ना बेड की कमी है। अरे कब तक झूठ बोलेंगे भाई आप लोग? दिल्ली के बारे में कांग्रेस को कब तक गालियां देते देते आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं? इनसे पूछिए भाई। आज हर्षवर्धन जी ने कहा है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, क्या सच्चाई है? उस बात को मान लेगा। ये वही हर्षवर्धन जी हैं जो पिछले लॉकडाउन में अपनी पत्नी के साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे। पूरा मंत्रिमंडल 6 महीने से वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ था। 5 दिन पहले तक रैलियां हो रही थी वेस्ट बंगाल में, पूरा मंत्रिमंडल वहां पर था। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन की वजह से सड़कों पर बड़े तड़प रहे हैं। चुप नहीं होंगे। नाइट्रोजन गैस के जो टैंकर थे उनको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में 1 महीना लगा आप लोगों को। निकम्मी सरकार है, निष्ठुर सरकार है। हेल्थ मिनिस्टर टोटली इनकैपेबल है, इसको हटा देना चाहिए। और डॉक्टर रवि, आपको मैं बता दूं, अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस अगर जेन्युइन सवाल उठा रही है, हम आगे भी उठाते रहेंगे। क्या आज सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है क्या? डॉक्टर रवि मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आलोक जी ने उनका नाम लिया है। डॉक्टर रवि मलिक, जवाब दीजिए आलोक जी की बात का। सर मैं आ रही हूँ आपके, हाँ आ जाते हैं। आप बताइए ना, क्या सुप्रीम कोर्ट भी डॉक्टर रवि राजनीति कर रहा है क्या? हम क्या? अरे भाई सुन तो लीजिए आलोक जी, जवाब तो सुनिए। रवि जी प्लीज आप दोनों की आवाज थोड़ी सी कम कीजिए। रवि जी, डॉक्टर रवि मलिक, हाँ डॉक्टर रवि मलिक, ये आपने बुलाया, मुझे 2 मिनट का मौका दे दीजिए। देखिए मुझे माफी दीजिएगा, तीनों आप सीनियर लीडर्स हैं, मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगर यूज करूं तो मुझे माफ कीजिएगा। इट इज वेरी सैड कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की मृत्यु हो रही है। आज 900 है, कल 1400 भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। टाइम इज द एसेंस। आलोक जी मैं ये इजाजत नहीं दूंगी आपको। आप डॉक्टर से इस तरह से नहीं बोल सकते। नहीं आलोक जी, गलत बात, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। प्लीज आप अपने पॉलिटिकल जो एजेंडाज है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से चलाइए, लेकिन सॉरी सर मैं ये नहीं करने दूंगी। मैं डॉक्टर रवि मलिक, देखिए हमारे सारे डॉक्टर्स, हम अगर उन्हें यहाँ बुला रहे हैं तो उन्हें इंफॉर्मेशन के लिए बुला रहे हैं, उनके सम्मान के लिए बुला रहे हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। लेकिन आप इस तरह के अंदाज में, देखिए आपको कोई बात पूछनी आप पूछिए, लेकिन आप इस अंदाज में अगर बात करेंगे तो सॉरी सर मैं आपको मौका नहीं दूंगी। प्लीज आपको कोई बात रखनी है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ, आप सवाल पूछिए। नहीं आप सवाल पूछिए सर, लेकिन ये तरीका नहीं है ना सर। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। ये पूरा जो सिस्टम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो डॉक्टर्स की वजह से ही चल रहा है सर। प्लीज इतनी तो उनके सम्मान में आप कर ही सकते हैं। एक मिनट डॉक्टर रवि मलिक कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए ऐसा है, ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है।
हमारी विनम्र विनती यही है कि जो ऑक्सीजन की कमी है किसी भी राज्य में है, कहीं पर भी है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे हॉस्पिटल में 4 घंटे की ऑक्सीजन है, मेरे अस्पताल में भी 4 घंटे की ऑक्सीजन है। इसी तरह से सभी अस्पतालों में दिक्कत चल रही है। अगर किसी को कोविड होता है, हम पूरा इलाज करते हैं, उसकी मृत्यु होती है, दुखद बात है, लेकिन हमें ये नहीं होता कि हमारे पास उपकरण नहीं थे या हमारे पास में चीजें नहीं थी। ऑक्सीजन एक इतनी बेसिक नेसेसिटी है और मेन कोविड का इलाज ही ऑक्सीजन से होता है और किसी से नहीं होता। तो मेरी सिर्फ यही विनम्र विनती है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन पे ना तो ये लिखा हुआ है ये अपोजिशन दे रही है या रूलिंग पार्टी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कौन दे रही है। मरीज को ऑक्सीजन चाहिए और वो उससे ठीक होगा कोविड का। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त आती है तो हमारे मोर्टेलिटी रेट पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और विनम्र विनती यही है, सब लोग शांति से बात करें, शांति से समझे, पहले सुने दूसरे की बात को, दूसरे की प्रॉब्लम को सुने। ये नहीं कि बड़बड़ 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 करते जा रहे हैं सब लोग। पहले सुनिए आप बात को, समझिए। हम लोग ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंट पे लड़ते हैं। 2 बार मुझे कोरोना हो गया, मैं लोगों के साथ लड़ रहा हूँ, अस्पताल चला रहा हूँ। आप मेरी बात को तो सुनिए ना, जो मैं बता रहा हूँ। विनम्र रूप से आपको विनती कर रहा हूँ, आप लोग सीनियर लीडर्स हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वो आनी चाहिए हमारे पास में। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे उसके अंदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमें सेंटर दे दे तो वो दे दे। हमें तो मालूम नहीं क्या है, हमारे को तो हमारे सिलेंडरों में ऑक्सीजन आनी बड़ी जरूरी है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और आने वाले समय में और सीरियस हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, डॉक्टर रवि मलिक, आपने अभी जिक्र किया, उसी बात से मैं एन के पांडे साहब से जुड़ना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वक्त जो केसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में आप देख रहे हैं पैनलिस्ट के बीच में ही किस तरह का अंतर विरोध है, मतभेद है। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? प्रीति जी, ये तो कोऑर्डिनेटेड वर्किंग का सवाल है। मैं 5 हॉस्पिटल चला रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल झारखंड में भी है, बिहार में भी है, पटना में है, मुरादाबाद में है, संभल में है और 450 बेड का हॉस्पिटल में एनसीआर में चला रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये हमें मिलजुल के करना है। और एक बात का मुझे सख्त एतराज है कि हम सारी बातें दिल्ली सेंट्रिक क्यों करते हैं। क्यों एनसीआर में लोग अगर मरेंगे ऑक्सीजन की कमी से तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूर ये होता है कि जो बच्चा रोता है उसको ज्यादा मिलता है, लेकिन ये तो बहुत ही गलत है। और इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल का मतलब मेरे नीड लिंक डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो और हम सारे लोग इस पे फोकस करें कि मोर्टालिटी कैसे घटाई जाए। नहीं, आपने जो मुझे बहुत खेद है कि इस तरह के पैनल पे आप हमें बुलाती हैं। हमें बुलाना ही नहीं चाहिए, हमें आप टेक्निकल डिस्कशन में बुलाइए। मैं भी रवि मलिक जी ने जैसे कहा, मैं सर, अगर हमारे पैनलिस्ट से कोई भी शब्द उनके मुंह से ऐसा निकला जो आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैं उन लोगों को तो नहीं समझा सकती, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ उन शब्दों के लिए। आप हमें बताइए कि इस मौजूदा हालात का समाधान क्या है। जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने कहा, मेरा पूरा परिवार कोरोना से निकल के बाहर आया है और हम लोग सब हॉस्पिटल में काम करते हैं और रोज हम लोग कोरोना पेशेंट के बीच में है। हमारे सारे डॉक्टर्स उनके बीच में काम करते हैं। जब इस तरह का डिबेट होता है तो ये सबका मोरल डाउन होता है। आज हमें तो ये सोचना है कि जो प्रॉब्लम चल रही है, और जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने कहा, मैं रेमडेसिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी मतलब उस तरह की दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें बेसिक चीजें चाहिए। बेसिक चीज में आता है ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर। ये 3 चीजें मिल रही हैं तो पेशेंट इसे रियली उसका ठीक होगा। रेमडेसिविर वगैरह जो है ये आम लोग सुन लिए हैं और स्टॉक कर रहे हैं। आज के दिन में तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। मुझे सुनने में आ रहा है कि 25,000 में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं मतलब सर। ये सच है, ये सच है, ये सच है सर। और हमें रोजाना इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं जो लोग मदद के लिए बोल रहे हैं और मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका अपना गिन गिन कर सांसें ले रहा है और वो सांसें कभी भी किसी भी वक्त उखड़ सकती है। लेकिन मैं अभी संजीव जी के पास आना चाहती हूँ। आर्य जफर जी, आपके पास जी। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है संजीव जी कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करे। ये राजनीति का मौका नहीं है, राजनीति चुनाव के समय कर लीजिएगा। अब कोर्ट के जरिए ऑक्सीजन दिलवाने की कोशिश हो रही है आप लोगों को। मुझे लगता है कि देश में एकमात्र कोई ऐसी सरकार होगी जब केंद्र सरकार ने मदद किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आगे बढ़ के उनको धन्यवाद किया।
हम भी नहीं चाहते हैं कोई राजनीति हो। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है कि आज लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स कोरोना के बीच में काम कर रहे हैं, कई सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, कई सारे उनके शिकार हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, लेकिन देखिए अगर कोई जरूरत है तो जरूरत की बात करना कोई राजनीति नहीं है। आज अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, अगर मैं ऑक्सीजन की कमी है, हम कहते हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि एलोकेट करें, तो हम तो उनसे निवेदन करते हैं। जब उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया, हमने उनको धन्यवाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धन्यवाद किया। आज हम कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें 972 मीट्रिक टन की जरूरत है, चूंकि हमने अपने वेंटिलेटर्स बढ़ाए, हमने अपने ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, क्योंकि दिल्ली में इसकी जरूरत है। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि कोई इस वक्त राजनीति करना नहीं चाहता है। हम सब लोग एक एक जान जो जा रही है उसको बचाना, जफर जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन आलोक जी का भी एक कमेंट। आलोक जी, जिम्मेदारी अब देखिए आलम ये हो गया है इस वक्त कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन दीजिए। आप कह रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 97 लाख टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ है पिछले एक साल में, 47 से 97, ऑलमोस्ट डबल। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर रवीज मलिक जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार को इन चीजों के लिए एक तैयारी करनी चाहिए थी। कोई सेंट्रल कमांड अथॉरिटी आज भी नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि किस राज्य को कितना अनुपात में मिलेगा। आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अरे भाई, एक ऑल पार्टी मीटिंग तक इस सरकार ने नहीं बुलाई है। अगर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तो बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर्स की बुलाई थी, चीफ मिनिस्टर्स की बुलाई थी। और कैसे चीफ मिनिस्टर्स आपने चीफ मिनिस्टर्स सुनिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कर दिया था, वो एक अलग तरह का बवाल है। सर मेरे पास समय की कमी है, मुझे आना पड़ेगा जफर इस्लाम जी के पास। जफर जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, महाराष्ट्र गुजरात का भी यही हाल है। सर आखिर ये कमी दूर कैसे होगी? जिम्मेदारी आप ही लोगों पर है। देखिए, मैं फिर से उसको बात को वाजे कर देता हूं कि देखिए कैपेसिटी वाइज कमी नहीं है, जैसा आलोक जी भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूं कि ये जो है लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट की जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें तेजी लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की प्लेन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जा रही है, और भी कोई साधन जोड़ने की जरूरत है वो भी जोड़ेंगे। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है, कोई भी चीज करनी हो करेंगे, और जो उसको एलोकेट करके और उसमें जो सहायता जो स्टेट को चाहिए वो पूरा करेंगे, ताकि हर जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर जान को बचाना जैसे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम इस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहते। जफर इस्लाम जी, ये जो अप्रोच आप बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी सोच है, ये नेक नियति है, लेकिन इस नेक नियति से केंद्र और राज्य सरकारों को काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी और तब जाकर हम इस महामारी के संकट से निकल पाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।